जय हिंद मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे उत्तर पूर्व में परिसीमन इस वाले टॉपिक पर। ये करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि दृष्टि आईएएस के मैगजीन से लिया गया है। तो पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है ये। हाल ही में देश के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में परिसीमन के लिए चुनाव आयोग को केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। फिर से देश के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में परिसीमन के लिए चुनाव आयोग को केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि चुनाव आयोग जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो क्या है, उसके कार्य क्या होते हैं, ये सारा हम थोड़ा अध्ययन करते हैं ताकि चीज़ों को सही प्रकार से समझा जा सके। कहीं सादा पेज यहाँ, चलिए ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में पहले हम अध्ययन करें। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। तो निर्वाचन आयोग कैसा निकाय है? एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, चार चीज़ें। तो संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है और ये चीज़ संविधान में है। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 का, उसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाता है राज्य में पंचायतों इन सब के चुनाव के लिए। तो निर्वाचन आयोग का फिर से हम अध्ययन करें। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। एक अस्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है। और जो ये राज्य निर्वाचन आयोग हैं वो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन लोग मिल करके इसको बनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में, संविधान के अनुच्छेद 324 में ही चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं। पहला, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। तो 324 में एक होगा निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ECI, और अन्य आयुक्तों यानी कि इलेक्शन कमिश्नर। तो ये दो लोग मिल करके बनाएंगे। तो अनुच्छेद 324 में यही है। पहली बात यह है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। दूसरी बात है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तीसरा,
जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। ठीक है, अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष माना जाएगा। ये तीसरी बात है। तो पहली बात क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर के निर्वाचन आयोग बनेगा। दूसरी बात, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तीसरी बात, अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तो उसमें से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष मान लिया जाएगा स्वयमेव। चौथी बात, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। ठीक, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर, अपने मन से नहीं, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। पांचवी बात, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। तो फिर संसद द्वारा बनाए गए, तो इसमें संसद जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ये चीज अब फिर से इसको हम थोड़ा देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं। पहला, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, पहली बात। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा, जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। चौथा, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। पांचवा, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, अब 1950 से, कब, 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक, 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक, 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी होता था। मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद, जो मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दिया गया और ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में किया गया और 1989 से प्रभावी हुआ था ये। तो 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। तो 16 अक्टूबर 1989 से ये 3 सदस्यीय निकाय बन गया, 2 और लोगों को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया।
इसके बाद आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया। फिर 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया। और स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में, अक्टूबर 1993 में ये एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। और मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष किया गया था। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, और ये अधिनियम 1989 से प्रभावी हुआ था। तो फिर से इसको हम दोहराएं अगर, कि 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक जो निर्वाचन आयोग है वह 1 सदस्यीय निकाय था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उसमें मतलब होता था, उसमें जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्य करता था अकेले। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से इसको 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। 2 और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। 16 अक्टूबर 1989 में ही 2 चीज़ें लागू हो गईं। एक तो 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग, और दूसरा मत देने की न्यूनतम आयु जो पहले 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 कर दिया। लेकिन 1990 में इस 3 सदस्यीय निकाय को फिर से समाप्त कर दिया गया और इसको पुनः अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय निकाय के रूप में पुनर्बहाल किया गया। तो ये है इसका यात्रा। चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 में निम्नलिखित प्रावधान है। एक कानून है चुनाव आयोग अधिनियम 1991। चुनाव आयोग ब्रैकेट में चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन ब्रैकेट बंद अधिनियम 1991 में प्रावधान क्या है? तो 3 प्रावधान है इसमें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होंगी। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर, इन तीनों के पास या दोनों के पास समान शक्तियां होंगी। उनके वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी एक समान मिलेगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ठीक है। और 2018 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। तो 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए प्रति माह ये वेतन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का। यही वेतन मिलता है निर्वाचन आयुक्तों को, और तीनों जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके वेतन, भत्ते, लाभ, अनुलाभ, शक्तियाँ ये सारे समान हैं। अब दूसरी बात, ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। तो 2-1 के बहुमत से निर्णय कम से कम होना चाहिए, या तो 3-0 से हो या तो 2-1 से हो। 2 लोग जिस पक्ष में हैं तो वो निर्णय माना जाएगा, या तीनों अगर पक्ष में तो निर्णय माना जाएगा। और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होता है।
वे किसी भी समय राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्यागपत्र भी दे सकते हैं। तो ये जो कानून आया था चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 में, इसमें 3 मुख्य प्रावधान हैं। एक तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी सेवा, शर्तें, शक्तियां, अनुलाभ सब समान होंगी। दूसरा, जो आयोग है वो बहुमत के आधार पर फैसला लेगा, कम से कम 2-1 से होना ही चाहिए। तीसरा, उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है या फिर 65 वर्ष की आयु तक है, जो भी इनमें से पहले हो जाए व्यक्ति का वहाँ तक। अब सर्वोच्च निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव करवाने वाली एक शीर्ष संस्था है, तो उसकी स्वतंत्रता का होना जरूरी है। जैसे न्यायालय है, न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका अगर स्वतंत्र होगी, विधायिका से, कार्यपालिका से अगर स्वतंत्र होगी तो ये सही प्रकार से निर्णय कर सकेगी, निष्पक्ष न्याय दे सकेगी। ऐसे निर्वाचन आयोग जो है वो अगर वो स्वतंत्र होगा तो वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप में चुनाव करवा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 324 में उसको जिम्मेदारी दी ही गई है कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद का और विधानमंडल का जो निर्वाचन है प्रक्रिया, उसका निर्देशन, उसका सब कुछ मैनेजमेंट करना वो निर्वाचन आयोग का कार्य है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है, जो पंचायती राज व्यवस्था का संचालन करती हैं। तो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होना चाहिए। इसके लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध हैं कि सही प्रकार से कार्य कर सके, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में कार्य कर सकें। तो क्या क्या प्रावधान है संविधान में? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। तो कार्यकाल की सुरक्षा, एक तो ये है, कार्यकाल की सुरक्षा है। तो निर्वाचन आयोग सही प्रकार से कार्य कर सकें तो संविधान में पहला प्रावधान क्या किया गया है कि कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। तो कार्यकाल की निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा दी गई है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में, उन्हें दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति तो नियुक्त करते हैं परंतु वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं। उनको कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है और उनको संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है और सिद्ध कदाचार, दुर्व्यवहार, असक्षमता इन सब के आधार पर ही हटाया जा सकता है, उसी रीति से जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरा स्वतंत्रता में है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई नियुक्त हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है। अब सरकार अगर निर्वाचन आयोग से कहे कि मेरे फेवर में ये कार्य करो, मुझे रैली निकालने की ज़्यादा परमिशन दो, मुझे रेडियो पर प्रचार करने की ज़्यादा परमिशन दो, ऐसा कहती हैं।
अगर निर्वाचन आयोग कहे कि नहीं हम तो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे, निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे हम, तो पता लगा कि सरकार उसमें गैर लाभकारी परिवर्तन कर दी सेवा की शर्तों में कि तुम्हारा जो वेतन है उसको वो जो है अगले महीने से कम मिलेगा, वेतन में कटौती कर दी, कुछ और ये जो अनुलाभ है उसमें कटौती कर दी। तो वो इस डर से पता लगा सही निर्णय लेने में कोताही करेगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर उनकी नियुक्ति हो गई है तो नियुक्ति के पश्चात गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ताकि गैर लाभकारी परिवर्तन को बता करके उससे कोई गलत कार्य, अनैतिक कार्य न करवाया जा सके। तो ये दो चीज़ें। तीसरी, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। देखिए, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए पूरा प्रोसेस है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, दोनों सदनों से विशेष बहुमत से और दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, पर ही सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलने वाली सुरक्षा यानी कार्यकाल की सुरक्षा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स में प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलने वाली सुरक्षा, कार्यकाल की सुरक्षा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उपलब्ध नहीं है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही उपलब्ध है। अब चुनौती के रूप में अगर देखा जाए तो एक चुनौती के रूप में इसको देखा जा सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है वो बहुमत के आधार पर फैसले करती हैं। अब कोई एक उसमें से जो है वो राय से असहमत रहता है हमेशा या कई बार, तो दोनों लोग क्या, इसमें से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कहे कि एक काम करो यार, ये राष्ट्रपति को रिकमेंड करें कि राष्ट्रपति जी इसको हटाइए, तो हटा दिया। तो ये एक चुनौती के रूप में हो सकता है कि इनको कार्यकाल की सुरक्षा उस प्रकार से नहीं है जैसा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास है। हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ दोष भी हैं। तो दोष क्या है उसे देखें। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता नहीं बताई गई है। विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक किसी भी प्रकार की अर्हता संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। तो पहली चुनौती ये है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता शैक्षणिक, विधिक, प्रशासनिक, न्यायिक संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है। तो पदावधि कितनी है ये निर्धारित नहीं किया गया है, परंतु जो चुनाव आयोग ब्रैकेट में चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 है, उसके अनुसार 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक तो कहा गया है, लेकिन हाँ संविधान में निर्धारित नहीं था। खैर उसका समाधान तो निकाल लिया गया है। तो ये चुनौती रही होगी जब रही होगी, फिलहाल चुनौती नहीं है। तीसरा, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। ये चीज़ है, जैसे उच्चतम न्यायालय जो न्यायपालिका है उसके जो जज हैं, न्यायमूर्ति हैं, वो अपने पदच्युति होने के पश्चात किसी भी मतलब सरकारी कार्यालय में कार्य नहीं कर सकते, एडवोकेट नहीं हो सकते। लेकिन ऐसी कोई प्रावधान निर्वाचन आयोग के सदस्यों के बारे में नहीं है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है।
तो 3 है दोष। तो फिर से देखें, स्वतंत्रताओं में 3 चीज़ें हैं। पदावधि, निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है, यानी कार्यकाल की सुरक्षा है। दूसरा, गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता उनके नियुक्ति के पश्चात। और तीसरा, अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। और इससे एक निष्कर्ष भी निकल रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा जिस प्रकार से उपलब्ध है, वैसी कार्यकाल की सुरक्षा अन्य आयुक्तों को उपलब्ध नहीं है। दोष में 3 दोष देखा। अर्हता का दोष है कि अर्हता चाहे विधिक, शैक्षिक, न्यायिक, प्रशासनिक, कोई अर्हता बताई नहीं गई है संविधान में। दूसरा, पदावधि क्या होगा नहीं बताया गया है, कार्यकाल कितने साल का होगा। और तीसरा, कि संविधान में ये भी नहीं बताया गया है कि निर्वाचन आयुक्तों के सेवा देने के पश्चात, पद त्याग करने के पश्चात उनको किसी सरकारी नौकरी में कार्य करने की अनुमति पर रोक नहीं लगाई गई है। अनूप बरनवाल मामले 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी बाहरी राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। तो अनूप बरनवाल मामला, एक मामला है अनूप बरनवाल मामला 2023। तो अनूप बरनवाल मामला 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने, अनूप बरनवाल मामला 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी बाहरी राजनीतिक और कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। और जो लक्ष्मीकांत की जो 7वां संस्करण आया है, उसमें लिखा हुआ है कि इसने घोषणा की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाएगी। 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाएगी, जिसमें एक होंगे प्रधानमंत्री पीएम, एक होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता। यदि लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है तो संख्या बल के मामले में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता, ठीक है, यानी नेता प्रतिपक्ष। ये होंगे नेता प्रतिपक्ष। और तीसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 लोगों की समिति निर्धारित करेगी कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाए। परंतु संसद ने एक अधिनियम ला करके इसमें संशोधन कर दिया है, जिसमें से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा करके इसके स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को रख दिया है। यानी कि 3 सदस्यीय निकाय, 3 सदस्यीय समिति ही निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करेगी, लेकिन उन 3 सदस्यों में पीएम होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे, और जो पहले सीजेआई थे उनके स्थान पर कैबिनेट मंत्री होंगे। और ये भी कहा गया है कि बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाएगा, यानी कम से कम 2-1 का फैसला होना चाहिए। अब 2 में से एक हैं पीएम जो कि सरकार के आदमी हैं, और एक है कैबिनेट मिनिस्टर जो कि सरकार के आदमी हैं। तो ये 2 तो अधिकांशतः एक ही मत रखेंगे। तो इसलिए इस पे आलोचना की जा रही है कि ये कानून जो है वो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर प्रहार करता है। और दूसरी बात, तो पहले तो अनूप बरनवाल मामले में ये कहा गया था कि एक समिति डिसाइड करेगी कि निर्वाचन आयुक्त तो किसको नियुक्त किया जाए। तो उसमें 3 सदस्यीय समिति होगी जो नियुक्त करेगी। उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये 3 लोग होंगे। अनूप बरनवाल केस में ये भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर संसद
कोई विधि बना करके, कुछ विधान बना करके कुछ और विकल्प सुझाए तो वो ठीक होगा, मतलब संसद का कानून मान्य होगा। तो संसद ने कानून पारित करके कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं, हम कैबिनेट मिनिस्टर आपके स्थान पर रखते हैं। और दूसरी बात कहा गया कि यह वांछनीय है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का आधार मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होगा, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपबंधित मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपबंधित मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के अधीन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर। पहले व्यवस्था क्या था कि अनुच्छेद 324 में ही व्यवस्था था कि अगर उनको हटाया जाना है, पदच्युत करना है, तो जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके लिए अलग प्रावधान था कि उनको हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश अनिवार्य थी, राष्ट्रपति हटा सकता था। लेकिन अनूप बरनवाल मामले में कहा कि नहीं, जिस प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है जिस प्रक्रिया के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी हटाने का प्रावधान होना चाहिए। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात कही गई। और पहले ये दोष भी था कि उनको हटाने के लिए अलग प्रावधान है, उनको हटाने के लिए अलग प्रावधान है। पूरा सिस्टम इस प्रकार से है कि मतलब सरकार को लाभ हो सकता है, स्वतंत्रता निष्पक्षता उसमें कम दिखती है। लेकिन ये जो अनूप बरनवाल मामले में कोर्ट ने दूसरी बात कही, ये अच्छी बात कही, जो पुराने दोष थे उसको समाप्त किया इसमें। तीसरा, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा के शर्तों में नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये पहले भी था, अब भी है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार उपरोक्त निर्देश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि संसद संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप कानून नहीं बनाती हैं। तो 3 चीज़ कही थी कोर्ट ने, और लास्ट में ये भी कह दिया था कि ये तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि संसद संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप कानून नहीं बनाते। तो कानून संसद ने बना दिया। अब देखते हैं शक्ति और कार्य क्या है। शक्ति और कार्य, तो संसद राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्धन्यायिक। अब सारे पॉइंट्स में देख लें, 15 पॉइंट हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। संसद के परिसीमन आयोग के अधिनियमन के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। देखिए, और यही मामला है। तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम बना हुआ है के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। तो निर्वाचक नामावली तैयार करना ये कार्य है। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। निर्वाचन की तिथि और समय निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना। फिर निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना। संसद सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।
विधान परिषद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना, रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना, निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना, समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना, राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएं या नहीं, निर्वाचन के मद्देनज़र राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। ये कार्य है। और निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं। वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों व अवर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य की सलाहों की राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत क्या है भारत के निर्वाचन आयोग के? तो चुनाव आयोग की दृष्टि, लक्ष्य और मार्गदर्शक सिद्धांत इस प्रकार हैं। दृष्टि: भारत का चुनाव आयोग श्रेष्ठता का एक संस्थान बनना चाहती है। ऐसा वह भारत तथा विश्व में सक्रिय क्रियाशीलता, भागीदारी तथा चुनावी लोकतंत्र को गहराई और मजबूती प्रदान करके कर रहा है। लक्ष्य: भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्रता, स्वायत्तता तथा अखंडता को बनाए रखता है। यह स्टेक होल्डर्स की उपलब्धता, समाहितता तथा नैतिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यह स्वतंत्र, दोषयुक्त तथा पारदर्शी चुनावों को संपन्न कराने के लिए उच्चतम पेशेवर मानदंडों का पालन करता है, ताकि सरकार एवं चुनावी लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हो। निदेशक सिद्धांत: आयोग ने इसके लिए निदेशक सिद्धांत बनाए हैं जो सही प्रशासन के लिए ज़रूरी हैं। संविधान में दिए समानता, समता, निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बनाए रखना, निर्वाचित सरकार के निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए कानून का शासन बनाए रखना, महत्तम विश्वसनीयता, स्वतंत्रता, शुचिता, पारदर्शिता, सच्चरित्रता, जवाबदेही, स्वायत्तता तथा पेशेवर दृष्टिकोण के साथ चुनाव संपन्न करवाना, समावेशी, मतदाता केंद्रित तथा मतदाता स्नेही वातावरण चुनाव प्रक्रिया द्वारा सभी योग्य नागरिकों की चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करना, चुनाव प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों तथा स्टेक होल्डर्स की भागीदारी करवाना, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में स्टेक होल्डरों जैसे मतदाता, राजनीतिक दल, चुनाव अधिकारी, उम्मीदवार एवं सामान्य जनता में जागरूकता का प्रसार करना और देश की चुनाव व्यवस्था में विश्वास और भरोसा बढ़ाना तथा मजबूत करना, चुनावी सेवाओं के प्रभावकारी तथा पेशेवर निष्पादन के लिए मानव संसाधन विकसित करना, चुनावी प्रक्रिया के आसान निर्वहन के लिए श्रेष्ठ संरचना तैयार करना, चुनावी प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों के सुधार के लिए तकनीकी अपनाना, आदर्श तथा लक्ष्य की श्रेष्ठता की पूर्ण प्राप्ति के लिए नवाचारी प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयास करना, देश की चुनावी व्यवस्था में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखने तथा मजबूती प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाना। तो ये हो गया निर्वाचन आयोग के बारे में अध्ययन। अब आते हैं फिर से इस पर चर्चा में क्यों। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में परिसीमन के लिए चुनाव आयोग को केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ज्ञातव्य है कि चुनाव आयोग द्वारा बीते माह असम राज्य में परिसीमन के लिए मसौदा प्रस्ताव जारी किया गया था। प्रमुख बिंदु: चुनाव आयोग द्वारा बीते माह असम राज्य में परिसीमन करने के लिए मसौदा प्रस्ताव जारी किया गया। यह परिसीमन मसौदा 2001 की जनगणना के आधार पर जारी किया गया। यह मसौदा
प्रस्ताव प्रशासनिक इकाइयों जैसे विकास खंडों, पंचायतों एवं नगरीय निकायों पर आधारित था। उच्चतम न्यायालय ने केवल असम ही नहीं बल्कि मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी परिसीमन की आवश्यकता को रेखांकित किया। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग के अधिकार को स्पष्ट करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A का हवाला दिया। आवश्यकता क्यों? चुनाव आयोग को 11 राजनीतिक दलों एवं 71 अन्य संगठनों द्वारा परिसीमन की सलाह दी गई थी। चुनाव आयोग को 11 राजनीतिक दलों और 71 अन्य संगठनों द्वारा परिसीमन की सलाह दी गई थी। जब पूरे देश में वर्ष 2008 में परिसीमन किया गया था, तब असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षा खतरों के कारण यह नहीं हो पाया था। असम में इससे पूर्व परिसीमन 1976 में संपन्न किया गया था। मतलब 75 साल होने जा रहे थे, मतलब 50 साल होने जा रहे हैं लगभग। वर्ष 2020 में कानून मंत्रालय द्वारा भी परिसीमन का सुझाव दिया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार पिछले परिसीमन से आज तक असम में जिलों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अतिरिक्त भौगोलिक परिवर्तनों, जनसंख्या घनत्व, प्रशासनिक इकाइयों की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन, शरणार्थियों की संख्याओं की अस्पष्टता, लोगों की सुविधा एवं समान सहभागिता के लिए भी परिसीमन। हाँ, क्या आप अवगत हैं? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8। यह अधिनियम लोकसभा और राज्यों के विधानमंडलों में स्थान आवंटन और उनके लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A। यह अधिनियम लोकसभा और राज्यों के विधानमंडलों में स्थान आवंटन और उनके लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाताओं की अर्हता, निर्वाचक नामावली की तैयारी आदि से संबंध में उपबंध से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 8A अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में AMTM, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में संसदीय और विधानमंडल के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। अच्छा, धारा 8A का पहला क्लॉज में कहा गया है कि इस बात से संतुष्ट होने पर कि परिस्थितियां अनुकूल थीं, राष्ट्रपति 4 पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन अभ्यास के स्थगन को रद्द कर सकते हैं और चुनाव आयोग द्वारा परिसीमन अभ्यास के संचालन का प्रावधान कर सकते हैं। धारा 8A की उपधारा 2 में प्रावधान है कि जैसे ही राष्ट्रपति आदेश रद्द करते हैं, चुनाव आयोग को 4 पूर्वोत्तर राज्यों में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करना होगा। क्या है परिसीमन? परिसीमन लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए सीमाओं के पुनः निर्धारण की प्रक्रिया है। परिसीमन लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए सीमाओं के पुनः निर्धारण की प्रक्रिया है। यह हालिया जनगणना के आधार पर की जाती है ताकि प्रत्येक सीट पर समान मतदाताओं की संख्या का प्रतिनिधित्व हो सके। यह सामान्यतः कुछ वर्षों के अंतराल पर परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। इस प्रकार के परिसीमन आयोगों का गठन पूर्व में वर्ष 1952, 1962, 1972 में किया जा चुका है। वर्ष 1976 के आसपास परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कारण इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 2008 में यह प्रक्रिया पूरी होने से पहले राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से सुरक्षा जोखिमों के कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर तथा नागालैंड का परिसीमन स्थगित कर दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा पुनः मार्च 2020 में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का पुनर्गठन किया गया। प्रभाव: यदि मसौदा स्वीकार कर लिया जाता है तो असम की 24 विधानसभा सीटों को नया आकार दिया जाएगा एवं उनका नाम परिवर्तित किया जाएगा। यदि मसौदा स्वीकार कर लिया जाता है तो असम की 24 विधानसभा सीटों को नया आकार दिया जाएगा एवं उनका नाम परिवर्तित किया जाएगा।
अनुसूचित जनजातियों की संख्या 16 से बढ़कर 19 हो जाएगी एवं अनुसूचित जातियों की संख्या 8 से बढ़कर 9 हो जाएगी। संविधान की छठी अनुसूची के तहत प्रशासित स्वायत्त परिषदों वाले जिलों में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 170 और 82 के अनुसार वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना के प्रकाशित होने तक किसी भी राज्य विधानसभा एवं राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः इस परिसीमन से भी असम की लोकसभा सीटों 14 एवं विधानसभा सीटों 126 में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बोडो प्रादेशिक परिषद और कार्बी एंगलोंग जिले के समूह ने संबंधित समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। चुनौतियाँ: विभिन्न राजनीतिक व स्थानीय दलों द्वारा इस मसौदे को पक्षपातपूर्ण कहकर इसका विरोध किया जा रहा है। राज्य के बंगाली मूल के मुस्लिम प्रतिनिधियों को इस मसौदे को राजनीतिक रूप से वंचित करने के उद्देश्य से लाया गया बताया जा रहा है। आरोप है कि निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह से आकार दिया गया है जिससे अल्पसंख्यक क्षेत्र बहुसंख्यक आबादी के साथ मिश्रित हो गए हैं। ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन यानी आमसू द्वारा इस मसौदे को अल्पसंख्यक समुदाय को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले मसौदे की संज्ञा दी गई है एवं इसके विरोध में न्यायालय जाने की बात भी की गई है। आगे की राह: पूर्वोत्तर की भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा भिन्न है। अतः परिसीमन में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी प्रकार की अप्रिय व्यवस्था से बचने के लिए परिसीमन को लागू करने से पूर्व समुदाय विशेष से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों एवं संगठनों से चर्चा करनी चाहिए। जनसंख्या के साथ साथ भारत के अस्थायी निवासी एवं अवैध शरणार्थियों की संख्या का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि क्षेत्र में मूल निवासियों के प्रतिनिधित्व के अधिकार को यथासंभव सुनिश्चित किया जा सके।